क्या होता है जब शो शुरू होने से पहले ट्रिपल एच की कॉफी में वो गोली ना मिलाई जाए तो बनता है आज का स्मैकडाउन का एपिसोड। और सिर्फ एक ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से स्मैकडाउन तो यार बड़ी डिफरेंट फील हुई। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को और उसके साथ साथ वीडियो के एंड में हम लोग प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं क्योंकि एसएनएमए में मैच कौन सा होगा जिसको जीत के कौन बनेगा नंबर 1 कंटेंडर और कौन फेस करेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर को एट रॉयल रंबल, वो भी हमको पता लग गया है। मतलब जो मैच है वो पता लग गया है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे नए ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के साथ एक स्पेशल एंट्रेंस उनको दी थी। बैक पाइपर के साथ उनका जो पूरा म्यूजिक है उसको बजाया गया था। जो ट्रॉन है उस पर लिखा हुआ था कि भैया एंड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ अपनी एंट्री मारते हैं, भाई जो एटीट्यूड है बंदे का वो ही पूरा चेंज हो गया। मतलब ये बंदा वैसे ही बड़ा स्वैग में रहता जब इसके पास ढेले भर का भी कुछ नहीं था। ये इतनी बार स्क्रू हो गया था, बार बार हार जाता था, लेकिन अब सोचो इसके पास चैंपियनशिप आ गई है तो इसको कैसा फील हो रहा होगा। और उसके वो जो रिएक्शन है वो चेहरे पे वो पूरा जो एक्सप्रेशन है वही बता रहे थे कि बंदा कितना प्राउड है कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया। क्योंकि आज का शो लंदन से था तो भैया क्राउड का रिएक्शन भी इसके ऊपर तगड़ा वाला आना था। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक हील है तो बहुत ज्यादा ऐसा कर भी नहीं सकता कि फैंस के बीच में जाए, लेकिन अपनी एंट्रेंस के टाइम पर ही बैरिकेड पे वो ऐसे फैंस के बीच में जाते हैं ताकि एक अच्छी सी जो फोटो है फैंस के साथ वो आ पाए। और वहां पे ओ ड्रू मैकिंटायर वाले जो चैंट है वो भी बड़े ज्यादा लगते हैं, ओ ड्रू मैकिंटायर ऐसे करके जब क्राउड चैंट लगा रहा था साथ में, भाई वो बड़ा कूल लग रहा था सुनने में। और जैसे ही रिंग में आते हैं ड्रू मैकिंटायर, सबसे पहला सेंटेंस जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला वो कहते हैं कि आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड। और उसके बाद सारा जो क्राउड है वो भी ड्रू मैकिंटायर के साथ खुश होता है। कहते हैं जब से मैं चैंपियन बना हूं फ्राइडे से मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, मैसेजेस आए हैं, सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात तुम सारे लोगों को कहना चाहूंगा, और कोई नॉर्मल बंदा होता तो यहाँ पे बोलता थैंक यू, लेकिन क्योंकि ये है ड्रू मैकिंटायर तो वो बोलता है स्क्रू यू। और ये जो कैरेक्टर पे काम ड्रू मैकिंटायर अपना करते हैं, बस इसी बात की तारीफ है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई दिख अच्छा सकते हो तुम, रेसलिंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तुम अपनी स्टोरी में फैंस को बिलीव करवाते हो, अपनी कैरेक्टर की जो लेयर्स है वो ऐसे करके दिखाते हो, तो पता चलता है कि तुम कितने टैलेंटेड होते हो। सब कुछ मिला के एक बंदा सुपरस्टार बनता है। क्योंकि एक सुपरस्टार और एक रेसलर में डिफरेंस होता है। तो वही चीज हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर ऐसी प्रोफेशनल रेसलिंग वाली जो चीजें हैं वो सिखाती हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखो ये मत समझना कि मैं एक बैड गाय हूं इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो इस बात को भी वो बोल रहे हैं कि ये मत समझना कि ये बस मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैं कहता हूं ना कि अपने कैरेक्टर पे सही में बिलीव करवाना, वो एग्जैक्टली इसी बात को बोलते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो जब मैं फायर हुआ था तुम में से जो सारे लोग अब तो बड़े मेरी खुशियों में आ गए हैं भैया कि अब नाच रहे हो गा रहे हो, तब तुम सारे लोग कहां थे। फिर वो कहते हैं कि जब रोमन रेंस और ब्लड लाइन ने मेरी नाक में दम किया था तब तुम कहां पे थे। जब पंक मुझे स्क्रू कर रहा था तब तुम लोग कहां पे थे, तुम सारे लोग यीट कर रहे थे। और उसके बाद लोगों ने भी बोला भाई ये इसके हम साथ थे, ये तो हमें ही उल्टा सीधा बोलने लगा। उन्होंने भी सीएम पंक के चैनल लगाने शुरू कर दिए। और फिर वो कहते हैं जब कोडी के रेफरी ने मुझे इतनी बार स्क्रू किया तब तुम लोग कहां पे थे, तब तुम लोग कोई हैशटैग तब तो नहीं लेके आए, और अब तुम जब मैं जीत गया हूं तो बड़ा मेरे साथ आ गए हो। कहते हैं सिर्फ एक ही बंदा है जिसको थैंक यू करना चाहिए और वो बंदा मैं हूं। तो अगर तुम्हें चैंट लगाने हैं तो तुम थैंक यू ड्रू के चैंट लगाओ। सोचो भैया अपने ही नाम के जो चैंट है वो लगवाने के लिए बोल दिया। क्राउड भी बड़ा वैसे स्मार्ट था, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने उसके बाद लगाना शुरू कर दिया। बहुत छोटे छोटे से जैसे बहुत कम आवाज के साथ ही जो थैंक यू ड्रू के चैंट है वो लगते हैं। और कहते हैं कि चलो अब मैं एड्रेस करता हूं कोडी को। और कोडी को फॉर्मर बोलने में ड्रू मैकिंटायर को जो मजा आया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार उन्होंने कोडी रोड्स को फॉर्मर बोला। और कहते हैं कि देखो अब तुझे रीमैच चाहिए होगा मुझे पता है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला था जिसको 90% अमेरिकन तो पढ़ नहीं सकते। और क्योंकि वो लंदन में थे तो वहां पे लोगों ने रिएक्ट भी कर दिया। अब ये तो शायद उन्होंने अमेरिका का स्टैट बताया, लेकिन इंडिया का एक स्टैट मैं भी आपको बता सकता हूं कि इंडिया में 70-80% जो लोग हैं उनमें डेफिशिएंसी है किस चीज की, प्रोटीन की। और उन लोगों को बात पता ही नहीं है। और इंडिया में साइलेंट क्राइसिस भी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। और इसीलिए मैं बात करता हूं इस चैनल पे, स्पेशली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और अपनी बॉडी में चेंजेस फील करने के बाद। मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, आप नेल्स की बात करो, हेयर की बात करो, पता चलता है कि प्रोटीन जब अपनी डाइट में सही नहीं होता तब, और जब आप प्रोटीन फिक्स कर लेते हो तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो, थोड़े आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रख रहे हो, तो भाई ओवरऑल अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी आप बढ़िया कर सकते हो। और प्रोटीन इनटेक अपना फिक्स करने के लिए मैंने नेचुरल टीन के ऊपर ही ट्रस्ट किया और अपने इस ब्रांड इंटीग्रेशन से पहले
पहले ही मैं 1 साल से नेचुरल टीन को कंज्यूम कर रहा था। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ हेल्थ के साथ, देखो कभी भी मैं ना अपनी गड़बड़ देख सकता हूँ ना किसी और के का करूंगा। मतलब जैसे लोग बोल देते हैं ना कि ब्रांड प्रमोशन है इसलिए कर रहा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कभी कोई बंदा ब्रांड के बारे में बात नहीं करता। तो नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। मेरा नाम ले लोगे शॉर्ट में वेबसाइट के ऊपर जाकर r द कोड, तो आपको एक पैरासाइट डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कहने से एक बार अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करके देखो, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करके देखो। बॉडी बनाने की बात तो वो दूसरी हो जाएगी, आपको खुद ही बहुत सारे जो डिफरेंस है आपको अपने अंदर फील होंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जो है ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे होते हैं कि देखो मैंने उस क्लॉज में एक चीज़ डाली थी, और वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिकन पढ़ नहीं सकते वो है कि रीमैच नहीं मिलने वाला। भैया कोडी रोड्स, तुमको ये मत समझना कि अब तुम आके एकदम से रॉयल रंबल मेरे से मैच कर लोगे, आगे बहुत जल्दी तुम्हें मैच मिल जाएगा। तुम्हें पूरा शुरू से एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। और क्राउड ने इस बात के ऊपर चीयर किया। कोडी रोड्स को बड़े मिक्स वाले रिएक्शन मिल रहे थे, शायद इस वजह से क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के फेवर में बहुत सारे लोग थे। इसके बाद वो कहते हैं कि वेनिला क्यूबी जो एरा है वो ओवर हो चुका है और डेंजरस अनप्रेडिक्टेबल ड्रू मैकिंटायर का एरा यहां से शुरू होता है। ये बात जैसी ड्रू मैकिंटायर ने बोली, मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि ओ अब ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेट्स सी अब यहां से ये बंदा क्या करता है। अब जैसे ही ये बात वो बोल रहे होते हैं, रैंडी ओर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। क्राउड ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। जो आजकल रैंडी ओर्टन का म्यूजिक गाना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल क्राउड ने, वो बहुत क्रेजी एपिक होता है और वो चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है। और जैसे ही वो रिंग में आते हैं, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं हाँ मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मुझे बधाइयाँ देने के लिए आए हो तुम रैंडी ओर्टन। रैंडी ओर्टन कहते हैं देख भाई ये बात तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, इन सारे लोगों को पता है कि जो हमारी हिस्ट्री है हम लोग एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। और वो साथ में ये भी कहते हैं कुछ महीनों पहले तेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मुझे यहाँ पे पेलने की, मैं तो देख हेजिटेट नहीं करूंगा और मैं तुझे पहले भी हरा चुका हूं चैंपियनशिप के लिए, आगे मौका आता है तो मैं दोबारा से तुझे हरा दूंगा। ये अपनी वो 2020 की जो राइवलरी है उसकी बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आरकेओ वाले चैन भी जब लगे तो ड्रू मैकिंटायर स्मार्ट बंदा वो पीछे हट जाता है कि भैया मेरे को कहीं आरकेओ ना पड़ जाए। और उसके बाद वो आरकेओ के नेम से उनको डरा रहे होते हैं और क्राउड भी साथ में आरकेओ वाला जो पूरा लेटर है तीनों अलग अलग उसको ही बोल रहा होता है। अब इसके बाद ही जेकब फाटो का भी म्यूजिक हिट हो जाता है और रैंडी ओर्टन के म्यूजिक से तो इतनी फटी नहीं ड्रू मैकिंटायर की, जेकब फाटो के म्यूजिक से फट गई क्योंकि स्टील गेज मैच में भी वो आ गए थे, उनके पीछे पड़ गए थे। और जेकब फाटो भी भाई बोलते तो कम ही है, वो मार पिटाई के ऊपर भी ज्यादा भरोसा करते हैं। आते ही रिंग में उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को मारना शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर भी उनको मारते हैं और बच बचा के किसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर वहां से सरक लेते हैं। जेकब फाटो भी उनके पीछे जाते हैं। रिंग में सिर्फ रैंडी ओर्टन खड़े थे और पीछे से आते हैं मिज, जिन्होंने अपना फिनिशर ही लगा दिया स्कल क्रशिंग फिनाले। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू का एक ट्रांजिशन बनाने का तरीका था क्योंकि इसके बाद मैच शुरू होता है मिज और रैंडी ओर्टन के बीच में और एक क्वालिफाइंग मैच ही था कि भैया आपको अपने फेटल 4 में मैच में स्पॉट बनानी है जहां से फिर आप नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो मैच होगा एसएनएमई में। अब भाई ठीक है स्कल क्रशिंग फिनाले एक बार और लगा दिया मिज ने, लेकिन हमें पता ही था कि वो क्या ही जीतने वाला है। रैंडी ओर्टन के आरकेओ के साथ ये वाला जो मैच है वो जीत जाते हैं और उन्होंने एडवांस कर लिया, यानी उनकी एंट्री पक्की हो चुकी है एसएनएमई के फेटल 4 में मैच के लिए। अब इसके बाद बैक स्टेज भी एक सेगमेंट था इलिया ड्रैगनोव के साथ था और इलिया ड्रैगनोव यहाँ पे यही बोल रहे होते कि भाई मैं टाइटल के लिए आऊंगा। अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी ड्रू मैकिंटायर के इस अभी जो अपने कैरेक्टर पे वो काम कर रहे हैं वो ये था कि उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है तो वो ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे भैया अभी अभी तो मेरे पास आई है, तुम सारे लोग क्यों इसके पीछे पड़ गए हो। वो बस वहां से भगते भगाते बोलते हैं मुझे किसी बारे में फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा तो देख लूंगा मैं भी तुझे। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। तो ये भी जो ड्रू मैकिंटायर का इतने टाइम से चैंपियनशिप को चेज करना है फाइनली उनके पास आ गई है, तो वो मेक श्योर करेंगे वो सारी चीजें जिसकी वजह से टाइटल ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उनके पास टिक सके। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में प्लान्स हैं वो तो फिर हमको आगे ही पता चलेगा। अब इसके बाद शो पर एक टैग टीम मैच भी आता है, शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कियाना जेम्स एंड जूलिया के बीच में। क्या ही बोलूं भाई मैं, ये तो सेम सी चीज ही करते रहते हैं। एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट इस मैच को जीत गई और वही सेम चीज नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड ने आके अटैक कर दिया। मेरे को याद ही नहीं रहता, मेरे को लग रहा है कि 1 साल पहले भी यही होता था और आज भी अब यही हो रहा है, जबकि 1 साल पहले तो शुरू भी नहीं हुई थी ये वाली फ्यूड। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है सोलो सिकोवा का और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिक करना चाह रही है सोलो सिकोवा और एमएफटी और ये वाइट 6 वाली स्टोरी में, क्योंकि सोलो सिकोवा वो लैंटन के साथ ही अपना एक ये पहले से ही प्री रिकॉर्डेड शॉट था, एक वीडियो पैकेज था, एक प्रोमो था जहां पे सोलो सिकोवा बोल रहे होते हैं कि ये मेरे पास लैंटन आ गया है, अब मेरे जो फायरफ्लाइज है वो मेरे पोजेशन में है और अब तुमको अपना टाइटल ऑन द लाइन रखना पड़ेगा ताकि मैं वापस से जो है गोल्ड लेके आ सके हम दोबारा इस अपनी एमएफटी में। और उसके बाद वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की भी बात करते हैं कि मैं डेमन प्रीस्ट को हरा के जो है दोबारा से फैमिली में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेके आ जाऊंगा। ये सोलो सिकोवा उस फैमिली की बात कर रहे हैं जो फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती ब्लड लाइन की, तो वो थोड़ा अजीब है। लेकिन हाँ वो लैंड
लैंटर्न लेके आना वो थोड़ा सा स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, उतना भी नहीं लेकिन चलो जो अब तक कर रहे थे उससे तो फिर भी बेटर ही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं शो पर हमारे फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। जैसे ही वो रिंग में आते हैं तो क्राउड का शायद मिक्स रिएक्शन था, ये उस मिक्स रिएक्शन जो था उसके ऊपर रिएक्ट किया कोडी रोड्स ने कि ओ ये तो काफ़ी डिफरेंट साउंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बू भी कर रहे थे, कुछ लोग चीयर भी कर रहे थे, मतलब मेजॉरिटी तो चीयर ही कर रहे थे लेकिन थोड़े बहुत बूज भी वहाँ पे थे। और फिर यहाँ पे असलियत उगलना शुरू कर दिया कोडी रोड्स ने। कहते हैं कि हाँ सब कुछ एपिसोडिक हो गया था कि मैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ आऊँगा, 3 बार पंच करूँगा, उसके बाद हम साथ में वो करेंगे। भाई अब तो इन्होंने खुद भी एडमिट ही कर लिया स्टोरी में कि सब कुछ सेम लग रहा था। अगर ये बहुत पहले से लग गया था तो इतना टाइम आपको क्यों लग गया भैया स्टोरी को चेंज करने में। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं सिर्फ कंपनी का चैंपियन नहीं था, मैं तुम्हारा चैंपियन था। इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने बू किया है कोडी रोड्स को, वो क्राउड की वजह से था, मुझे लगता नहीं वैसे कोई ऐसे कोडी रोड्स को बू कर रहा है। उसके बाद कहते हैं मैं कंफर्टेबल हो गया था, और या फिर वो कहते हैं कि मतलब वो ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे कि ओ मेरी गलती है कि मैं टाइटल हार गया। लेकिन उसके बाद जैसे वो बोलते हैं कि या फिर ऐसा कि ड्रू मैकिंटायर इज दैट गुड, इस वजह से ये हुआ है, तो उसके बाद लोगों ने चीयर किया कि हाँ भैया ड्रू बढ़िया है इसलिए वो चैंपियनशिप जीता और तू आ रहा है। उसके बाद फिर वो तारीफ करना शुरू करते हैं इसी सिटी की और कहते हैं ये वो सिटी है जो डिजर्व करती है रेसलमेनिया। इसके बाद तो क्राउड अपनी जेब में कर लिया था पूरी तरीके से कोडी रोड्स ने, क्योंकि जब आप लंदन के क्राउड को ये बोल देते हो कि भैया ये रेसलमेनिया डिजर्व करता तो भैया वो तो हो गए, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। फिर वो रीमैच की बात करते हैं कि ठीक है रीमैच मुझे नहीं मिलेगा तो ओल्ड वे से ही इसको करते हैं क्योंकि मैं अभी लंदन में हूँ, और वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि वो एंटर करने वाले हैं रॉयल रंबल मैच में। तो पहली बार किसी बंदे ने अपने आप को डिक्लेयर किया है। पिछले सालों तक हम ये बोलते थे यार सारे बंदे क्यों अनाउंस करते हो, इस बार इन्होंने किए ही नहीं। अब इतना नहीं करना था, तुम्हें बराबर रखना होता है कि कुछ सरप्राइज के भी स्पॉट्स हो। ये थोड़ी कि हम बोलते हैं नहीं करे तो भाई तुम करोगे ही नहीं। तो यहाँ से रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री को उन्होंने अनाउंस कर दी। और उसके बाद वो जेकब फाटो के ऊपर आते हैं, कहते हैं कि वो यंग वेटरन है और रिसीट वर्ड का मतलब तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा, तो या तो तू अपने गैस कार लेके जेकब फाटो यहाँ पे आ जा, नहीं तो तेरे सारे ब्रेक मैं तोड़ दूंगा। ऐसा करके वो सीधा कॉल आउट ही कर रहे होते जेकब फाटू को। अभी तो जेकब फाटू निकल के नहीं आया, लेकिन अभी एक तगड़ी वाली ब्रॉल होती है इनके बीच में जिसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट इसके बाद मैच आता है ट्रिक विलियम्स वर्सेस मैट कार्डोना के बीच में। ट्रिक विलियम्स को रिएक्शन अच्छा मिला था, मैट कार्डोना को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे वो शायद मैच जीत सकते हैं। वो शायद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी और ट्रिक विलियम्स ने ये वाला जो मैच है उसको ईजिली जीत लिया। और जब जा रहे होते हैं ना ट्रिक विलियम्स जीतने के बाद तो किट विल्सन की एंट्री होती है। और किट विल्सन के थीम सॉन्ग के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, आज आपको रिएक्शन से पता चल गया होगा कि कैसे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने मैट कार्डोना को मार भी दिया और उसके बाद वो रिंग में ना प्रोमो कट कर रहे थे कि भैया देखो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिन जो लोग होते हैं उसकी वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे खड़ा होता है एक बहुत ही मर्द आदमी जो कि जेकब फाटो थे। और उसके बाद उन्होंने बाजा बजा दिया बुरी तरीके से, मून सॉल्ट भी उन्होंने लगा दिया, मतलब खत्म कर दिया उन्होंने यहाँ पे किट विल्सन को। और उसके बाद वो प्रोमो कट कर रहे होते हैं और वही बोलते हैं कि भाई यार रमी करके उन्होंने पहले बोला, और कहते हैं कि देख भाई कोडी रोड्स अब तुझे कुछ बोलना है ना तो अपना पिछवाड़ा सीधा यहीं लेके आ। और कोडी रोड्स ने भी भाई जो इंटेंसिटी के साथ अपनी पूरी एंट्री करी और उसके बाद जेकब फाटो पे जाके वो जो चिपके हैं, देखो अभी कितनी ज्यादा फ्रेश चीज फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एनसीआर में रह के मेरे को बहुत ही फ्रेश सांसें लेने का मौका मिल रहा है। स्मैकडाउन को देख के मुझे ऐसा लगा, सोचा एनसीआर में रह के मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी होती है, तुमको बहुत चीज़ें फ्लैट नहीं करनी होती। सोचो कितनी बढ़िया ये फ्यूड है जो डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है जेकब फाटू एंड कोडी रोड्स के। उसके बाद सिक्योरिटी वाले बंदे आ जाते हैं तो ज़्यादा ब्रॉल हमें देखने को मिली नहीं, लेकिन अच्छा पता चल गया है कि चलो अब ये यहाँ से ऐसी लड़ाई करने वाले हैं। और एसएनएमए में फिर इनका मैच भी होगा, सिंगल्स मैच। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है सोलो सिकोवा वर्सेस डेवन प्रीस्ट के बीच में। लैंटर्न के साथ ही एंट्री मार रहे होते हैं और यहाँ पे अगर बंदा जीतेगा तो वो क्वालिफाइंग मैच में पहुंच जाएगा। इसके बाद रिंग साइड पे एमएफटी थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने चुल करने की कोशिश करी। हमने ये भी देखा कि सोलो का अपने वो स्प्लैश लग रहा है। फिर उसके बाद रेजर सच भी देखा, उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। बट एंड में वो लैंटर्न के चक्कर में ही रह जाते हैं ये, क्योंकि बत्ती बुझती है, बत्ती फिर उसके बाद आती है तो वहाँ पे सारे जो वाइट सिक्स के बंदे हैं वो खड़े हुए होते हैं। लेकिन ध्यान क्योंकि सोलो सिकोवा का ज़्यादा लैंटर्न के ऊपर ही था, उस वजह से साउथ ऑफ हेवन खा के वो मैच हार गए। बट एंड में फिर भी जो टाला टोंगा है वो निकल के आते हैं और उसके बाद वो उन्होंने मार दिया अंकल हाउडी को। और वो जो लैंटर्न के साथ है सोलो सिकोवा को लेके जा रहे हैं, तो अभी भी वो लैंटर्न अपने पास ही रख रहे हैं और इसी के अराउंड जो स्टोरी है उसको घुमाने वाले। और इस चक्कर में ये जो मैच है वो भी सोलो सिकोवा के हाथ से निकल गया। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर बड़े प्यार से पूछ होते सैमी से कि हाँ भैया क्या कह रहा था तू मुझे जीतते हुए देखना तो चाहता था, होप करता था, लेकिन तुझे उम्मीद थी कि कोडी जीता है, अपनी तरह समझाएगा तूने। उसके बाद सैमी कहता है कि हाँ ठीक है चल मैं हरा दूंगा अभी तुझे, अभी मुझे अपना मैच जीतने दे, तो उसके बाद मैं फेटल 4-वे में जीत के तेरे साथ रॉयल रंबल में मैच करूंगा। तो ड्रू कहता है भाई 11 बार मैं तुझे हरा चुका हूं, तो जा जो करना तुझे कर ले। तो ड्रू मैकिंटायर का भी जो एटीट्यूड है वो मस्त लग रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसी चीज़ होती है शो पर, भाई मेरा दिमाग हिल गया, दिमाग खराब हो गया कि तुमने
क्या ऐसी तैसी पोत दी है ये यूएस टाइटल ओपन चैलेंज की। कार्मेलो हेस आते हैं और निकल के आते हैं टीएनए एक्स डिवीजन चैंपियन लियोन स्लेटर। अब इसमें कि मतलब तुम्हारे पास वैसी स्टोरी नहीं है, तुम कहाँ से किसको उठा के लेके आ रहे हो जिसको अगर आप मेन रोस्टर की बात करोगे, जो बंदा सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा है उसे क्या ही पता चलेगा। ठीक है चलो तुमने फॉरबिडन डोर ये ओपन कर दिया है, ये चीज़ वन ऑफ ठीक लगती है भाई। अगर ये चीज़ पसंद, मैं तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको ज़्यादा बोलने के लिए। जॉन सीना ने वो जो यूएस टाइटल ओपन चैलेंजेस करके उसका कुछ ऐसा एक ओहदा सा बनाया हुआ था ना, उसकी ऐसी तैसी पोतने का काम डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस समय बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दिया है। इलिया ड्रैगनोव के साथ गलती करी भाई, उनको सिर्फ तुमने मतलब कुछ कैरेक्टर कोई स्टोरी तो दो तुम सही सी। वही सेम चीजें कार्मेलो हेस के साथ कर रहे हैं, तो बंदा क्यों नहीं लगेगा सिर्फ एक रेसलर। अगर आप सिर्फ एक रेसलर देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू के टीवी पर तो वो एक बहुत प्रॉब्लम है भाई। गुंथर को भी अपने प्रोमो में इतनी सारी चीजें करनी पड़ी तब जाके वो बंदा बिलीवेबल लगा है, वरना रेसलिंग करके तो वो भी कर सकता था। तो देखो ये एक डिफरेंस होता है। उसके बाद ये जो है मैच आराम से जीत जाते हैं कार्मेलो हेस। और बैक स्टेज से तो फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं और दिमाग खराब हो गया मेरा भाई। नाकामुरा वो जो टाइटल, ये जो टाइटल चैंपियनशिप मैच था इसको देख रहे होते हैं और वहां से टामा टोंगा निकल के आता, कहता मेरे रास्ते से हट जा बे टामा टोंगा, तेरा रास्ता ही कौन सा है ये तो बता दे पहले। तेरा ये नहीं समझ में आता, कभी तू इसको तू देखे ही जा रहा है बस किसी ना किसी को, कभी तुम्हारा मैच कभी तुम्हारी कोई स्टोरी ऐसा लगता है शुरू होती है फिर वो कभी आगे बढ़ती नहीं है। और उसके भी ऊपर फनी चीज, नाकामुरा जापानीज में बात कर रहे हैं कि हाँ जैसे तो हमें समझ ही आ जाएगा, ना स्टोरी समझ में आ रही ना बंदे का रास्ता समझ में आ रहा है। फिर जब बोलने की बारी आ रही तो वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में आ क्या रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। मेरे तो ये चीज़ दिमाग से परे है बिल्कुल। और ये देख के तो ऐसा लगता है भाई ये बंद ही कर दो इसको, ये पूरा ये सेगमेंट हटाओ, क्या है ये। लेकिन क्या भाई, मेरे को तो आके सिलेबस की तरह कंप्लीट भी करना है ना, बताना है। इसमें कोई लॉजिकल चीज़ मुझे कोई ढूंढ के बता दे तो मैं मान जाऊँ। तो ये तो मेरा कहना है इस सेगमेंट के ऊपर। बाकी इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ और बात करूंगा नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, चेल्सी ग्रीन वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच में। मैच ही आसानी से जॉर्डन ग्रेस को जीतना ही था और रिंग साइड पर जेड कारगिल भी थी। उसके बाद वो उनको कॉल आउट करती हैं, वो एप्रन पे चढ़ भी जाती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन ने ऐसे जॉर्डन ग्रेस को मारने के चक्कर में जेड कारगिल को गिरा दिया। और उसके बाद फिर जो है टाइटल के साथ ऐसे उन्होंने पकड़ा था, जॉर्डन टाइटल पकड़ा था, उन्होंने रेस किया था और फिर वो टाइटल फेंक भी देती है। तो यहाँ से एक अच्छी फ्यूडी बना सकते हैं। जॉर्डन ग्रेस को मुझे लगता है थोड़ा और अपने सेगमेंट में इंटेंसिटी डालने की जरूरत है, वरना ऐसा लगता है कि वो ये तो बड़ी अच्छी सी है, तो वैसा काम आपका चलेगा नहीं जेड कारगिल के सामने। और फिर उसके बाद शो पर मैच आता है एक और क्वालिफाइंग मैच, इलिया ड्रैगनोव वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। हार्ड हिटिंग मैच ये होना ही था, लेकिन मैच में हमने देखा कि एक्सप्लोडर और हेलुआ के ऊपर ही पिन कर दिया उन्होंने। जो मुझे लगा कि इलिया ड्रैगनोव को अगर इतने टाइम से तुमने एक रेसलर की तरह बुकिंग दी थी तो फिर अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कि टाइटल हारते ही वो बंदा एकदम ऐसा नॉर्मल सा लग रहा है कि हाँ जो सिर्फ एक अच्छे मैचेस कर सकता है। बाकी फिर मैच खत्म होने के बाद ट्रिक विलियम्स ने आके अटैक किया और ट्रिक शॉट भी वो लगाते हैं। आई थिंक मेन इवेंट तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस प्रिडिक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, अब हमारे पास मैच आ चुका है डेविन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ओर्टन वर्सेस ट्रिक विलियम्स के बीच में। इनमें से एक बंदा जीतने वाला है, एक ऑब्वियसली एक ही जीतेगा और वो चैलेंज करेगा ड्रू मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और आई थिंक इस पॉइंट पे बहुत ऑब्वियस है कि जो इस मैच का रिजल्ट है, यानी जो मेरी प्रिडिक्शन है, वो फाइनली है रैंडी ओर्टन के लिए, कि रैंडी ओर्टन को अब चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है एट रॉयल रंबल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरल टीम का लिंक मिल जाएगा। आरपन कोड यूज करके आप लोग वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा सा डिस्काउंट भी ले सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।